नमस्कार, मुंबई के काला घोड़ा इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शो की हम शुरुआत क्रूज ड्रग्स केस मामले से करेंगे, क्योंकि रविवार के दिन क्रूज ड्रग्स केस मामले में एनसीबी की एसआईटी ने आर्यन खान को समन कर बुलाया। हालांकि आर्यन खान रविवार के दिन एनसीबी दफ्तर नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस में ही एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। फिलहाल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जमानत पर हैं। एसआईटी ने अरबाज मर्चेंट और अचित कुमार को भी समन किया था। दोनों मुंबई एनसीबी दफ्तर पहुंच चुके हैं। रविवार के दिन भी आर्यन खान मामले में कहीं ना कहीं जो जांच है वो जारी है। रविवार को एनसीबी की जो एसआईटी की टीम है, उन्होंने आर्यन खान हो या फिर और भी कई आरोपी हों इस पूरे मामले में, उन्हें समन जारी किया और उन्हें एनसीबी के दफ्तर में बुलाया। और कहीं ना कहीं लेकिन रविवार को आर्यन खान वहाँ पर पहुँचे नहीं। एनसीबी दफ्तर की अगर बात करें तो अरबाज मर्चेंट हो या फिर अचित कुमार हो, ये दोनों ज़रूर यहाँ पर पहुँचे। कहीं ना कहीं ये दोनों जो हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आर्यन खान के साथ ही जुड़े हुए हैं। आर्यन खान के साथ अरबाज मर्चेंट ही उस शिप में गए थे। दोनों एक दूसरे को जानते हैं और अरबाज मर्चेंट के पास से ही ड्रग्स बरामद हुआ था। और एनसीबी का ये कहना है कि जब इन दोनों से पूछताछ की जा रही थी तब अचित कुमार जो एक ड्रग पेडलर है उसका नाम सामने आया था। तो ज़रूर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अरबाज मर्चेंट हो या फिर अचित कुमार हो, ये एनसीबी दफ्तर पहुँचे। लेकिन आर्यन खान की जो टीम है उनकी ओर से कहा गया कि आर्यन खान की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। क्योंकि ये मामले में अभी भी कई सारी चीज़ें जारी हैं और जांच होनी है, तो भले ही समीर वानखेड़े को इस पूरे मामले से हटा दिया गया हो, दिल्ली से एसआईटी की टीम आई हो, लेकिन जांच कहीं ना कहीं आगे बढ़नी चाहिए और इसीलिए इन लोगों को समन करके बुलाया जा रहा है। अब तक हमने देखा कि कितनी बार एनसीबी ने जो कार्रवाई की उस पर सवाल उठे कि लचर तरीके से पूरी कार्रवाई की गई थी। और इसी को एक वजह आप मान रहे हैं कि हमने देखा कि लगातार एक महीने से कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए, कई आरोप लगे, जिसके बाद समीर वानखेड़े को आर्यन खान के मामले समेत कुल ऐसे 6 मामले हैं जिससे हटाया गया। तो वहीं क्रूज ड्रग्स मामले में रविवार के दिन मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि आर्यन खान की किडनैपिंग कर वसूली करने का काम किया जा रहा था, लेकिन एक सेल्फी के वजह से इसका खुलासा हुआ। इसके साथ ही उनका कहना है कि बीजेपी नेता मोहित कंबोज इसके मास्टरमाइंड हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को किडनैप कर वसूली की पूरी तैयारी थी, लेकिन एक सेल्फी ने सारा काम बिगाड़ दिया। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने रविवार सुबह यह नया आरोप लगाया। नवाब मलिक ने बीजेपी नेता मोहित कंबोज को इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया। ये पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहां आर्यन खान को पहुंचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई, 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। ये सच्चाई है। उगाई के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। नवाब मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि क्रूज पार्टी के आयोजकों में शामिल काशिफ खान, महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री असलम शेख समेत कई अन्य नेताओं के बच्चों को भी उस क्रूज पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि राज्य सरकार को बदनाम किया जा सके, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। और ये व्यक्ति हमारे मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख को भी बहुत फोर्स कर रहा था कि पार्टी में आओ। ये व्यक्ति बड़े बड़े नेता जो हमारे मंत्रिमंडल में हैं, उनके बच्चों को प्लान करके वहां ले जाना जा रहा था। क्यों इसे छोड़ दिया? क्या एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी करके ड्रग का खेल सरकार चलवा रही है, बदनामी करने का षड्यंत्र था क्या? नवाब मलिक के आरोपों का जवाब देने मोहित कंबोज सामने आए। ऐसा कौन सा गठबंधन और उनका रिश्ता था कि एक ड्रग पेडलर और एक ड्रग माफिया और एक ड्रगिस्ट कि उसको बार बार वो पार्टी में बुलाता था। मैंने कल उनसे आरोप लगाया था कि सुनील पाटिल जी से इनकी बातचीत और इनके रिश्ते हैं, तो इन्होंने आज इस बात को डिटो किया कि हाँ, सुनील पाटिल का फोन उनके पास आया था। उन्होंने पूरी सच्चाई नहीं बताई। सुनील पाटिल जब ललित होटल में शराब शवाब कबाब की पार्टी करते थे, तो जो चौथा होता था वहां पे नवाब होता था। इस सब के बीच समीर वानखेड़े के पिता ने
नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। जाहिर है कि क्रूज पार्टी में ड्रग्स की जांच से शुरू हुए इस मामले में कई नए किरदार जुड़ गए, जिनके तार राजनीति में काफी अंदर तक पहुंचते दिख रहे हैं। लिहाजा इस मामले में आने वाले दिनों में राजनीति और तेज होगी। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। आज बहुत सारी चीजें हमने रखी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को रविवार के दिन एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के आदेश को पलटते हुए अनिल देशमुख को अब 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले कल स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को रिमांड नहीं दी थी। देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख और उनके परिवार पर 27 शेल कंपनियों के जरिए अवैध पैसे को वैध करने का आरोप लगाया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने भी अनिल देशमुख पर जबरन वसूली का आरोप लगाया था। ईडी ने अनिल देशमुख जी की कस्टडी की मांग की। हमने माननीय उच्च न्यायालय को ये कहा कि हमें कोई भी हरकत नहीं है, हम कोऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन में करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस हिसाब से माननीय उच्च न्यायालय ने अनिल देशमुख जी को 12 तारीख तक ईडी कस्टडी दी है। यूपी के अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव ने लैपटॉप को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा। उन्होंने कहा कि आपका मुख्यमंत्री ऐसा ना हो जो लैपटॉप चलाना न जानता हो। अखिलेश यादव ने कहा कि लैपटॉप चलाना नहीं आता, इसलिए उन्होंने लैपटॉप नहीं बांटे। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि लैपटॉप लेकर आओ, बुलडोजर लेकर मत आओ। आपका मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हो जो लैपटॉप चलाना नहीं जानता, क्योंकि लैपटॉप चलाना नहीं जानता इसलिए उन्होंने लैपटॉप बांटने का नहीं काम किया। कौन मान लेगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं? अरे हम तो कहते हैं एक दिन हो जाए, लैपटॉप लेकर के आओ, बुलडोजर लेकर के मत आओ, लैपटॉप लेकर के आओ। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधी दल के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। यूपी के इटावा में पार्टी के कार्यक्रम में विरोधियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब कोविड महामारी चरम पर थी तब इन लोगों ने होम आइसोलेशन से बाहर आने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि जब बीमारी चरम पर थी तब मैं आपके बीच था, वो ट्विटर पर व्यस्त थे, तो उन्हें बताओ कि ट्विटर ही आपको वोट देगा। हालांकि कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए यूपी सरकार की आलोचना हुई थी। सोशल मीडिया पर नदियों के किनारे तैरते हुए शवों की तस्वीरें वायरल हुई थी। एकता और अखंडता के शिल्पी दूसरे दलों के लोग होम आइसोलेशन में थे। होम आइसोलेशन में जो आपके संकट के समय में घर में बैठ करके दुबक जाए, तो चुनाव में भी उनको घर में ही दुब के रहने की आवश्यकता है, उनको घर में ही दुबका देना। जो आपके संकट में नहीं खड़ा हो सकते हैं, आपके दुख में सहभागी नहीं हो सकते, उनको वक्त आने पर उसी प्रकार से जवाब दे जाने की आवश्यकता है जैसे वे लोग आपके संकट के समय में घर तक सीमित थे, ट्विटर तक सीमित थे। उनसे कहना कि बबुआ ट्विटर ही वोट भी दे देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा कि वो लोगों को विश्वास में लाने की कोशिश करें। आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले इस बैठक के जरिए रणनीति बनाने की कोशिश की गई। करीब 1.5 साल बाद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता बैठक में शामिल रहे। हाल के लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के नतीजों की समीक्षा हुई और 5 राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव की रणनीति पर बात हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत प्रेरक और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की
कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। बैठक में बीजेपी नेताओं ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को चुनावों से पहले घर घर ले जाने पर जोर दिया। कोरोना संकट के दौरान पार्टी और सरकार की कोशिशों और कोरोना टीकाकरण की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने पर चर्चा हुई। किसान आंदोलन से पैदा संकट से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा हुई और विधानसभा चुनाव में जीत का भरोसा जताया गया। जो आप लोग आपके कॉलम्स में, मीडिया में लगातार लिख के आ रहे हैं, आने वाले चुनाव के राज्यों के ऊपर विस्तार से जरूर चर्चा हुआ। वैसे बीजेपी के नेता चाहे जो दावा करें, ये सब जानते हैं कि इस बार आगे की राह आसान नहीं। खास तौर पर कृषि कानूनों पर किसानों की नाराजगी, आम जरूरत की चीजों के दामों में महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों से जनता परेशान है। हाल ही में हुए उपचुनाव के परिणाम और आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी कमर कसती नजर आ रही है। बीजेपी को अच्छी तरह पता लग गया है कि अगर इन राज्यों में उसकी दाल न गली तो 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता की वापसी की राह कठिन हो जाएगी। नई दिल्ली में कैमरामैन मनु नायर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। उनका कहना है कि प्रति लीटर पेट्रोल अब 10 रुपये सस्ता होगा और डीजल 5 रुपये सस्ता होगा। जो नई कीमतें हैं वो आज रात से लागू होंगी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के मुताबिक पिछले 70 सालों में पेट्रोल डीजल की कीमतें कभी इतनी कम नहीं हुई। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी, जिसके बाद कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो गई थी। पेट्रोल के रेट असी 10 रुपये घट कर रहे हैं। आज ही रात तो 10 रुपये, 5 रुपये डीजल के रेट अज तो ही रात तो असी घट कर देंगे, जेड़ा कि पिछले 70 सालों के विच कदे मैं सुनिया नहीं कि इन्ना रेट भी कदे घटिया होवे या कदे इन्ना रेट बढ़िया। प्रदूषण की वजह से आगरा का भी बुरा हाल है। यहाँ स्मॉग की वजह से ताजमहल नजरों से ओझल हो रहा है। आगरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और उसके आसपास के 10 जिलों में शनिवार रात को भारी बारिश हुई है। बारिश के बाद शहर में जगह जगह पानी भर गया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों और विधायकों से राहत और बचाव के काम में जुटे रहने की अपील की है। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों को अगले 2 दिनों तक बंद रखने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि 2015 के बाद पहली बार इतनी ज़्यादा बारिश चेन्नई में हुई है। पुझल नहर से 500 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और उसके आसपास के 10 जिलों में शनिवार रात को भारी बारिश हुई है। बारिश के बाद शहर में जगह जगह पानी भर गया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों और विधायकों से राहत और बचाव के काम में जुटे रहने की अपील की है। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों को अगले 2 दिनों तक बंद रखने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि 2015 के बाद पहली बार इतनी ज़्यादा बारिश चेन्नई में हुई है। पुझल नहर से 500 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा है।